हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के इस चैनल पर मैं संदीप चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो पिछला टॉपिक था लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया, वो अपन ने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में अपन ने उसको कंप्लीट कर लिया है। अपन ने उस टॉपिक को पूरा से पूरा अच्छे से अपन ने एक्सप्लेनेशन लेकर समझने के साथ साथ उस टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चंस और उसके पूरे नोट्स में आपको लिखवा चुका हूँ। आज जो अपन टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं, ये इस फर्स्ट यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एस फॉर सेकेंड ग्रेड आरपीएससी लाइब्रेरियन एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी लाइब्रेरियन एग्जाम। थर्ड ग्रेड के लिए इस टॉपिक को इतना शॉर्ट में पढ़ाया जाता है कि भाई कौन कौन से राज्यों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के तहत पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स बने हुए हैं, उनके उस किस राज्य में कब कब वो एक्ट बने थे और किस राज्य में लाइब्रेरी सेस पुस्तकालय कर का प्रावधान है और किस किस राज्य में नहीं है। लेकिन मैं इस टॉपिक को आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने अपन को आप लोगों को सभी को पहले ही कहा था कि अपना जो इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन है वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को दोनों को लेकर चल रहा है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा आपको सेकंड ग्रेड के लेवल पर, जिसमें आपका थर्ड ग्रेड का ऑटोमेटिकली कवर अप हो रहा है। मैं इस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं चाहता तो एक ही क्लास में, अगर मेरे को थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना होता तो मैं इस टॉपिक को एक क्लास में पूरा कंप्लीट कर देता था। लेकिन मेरे को जहां तक मेरे को आइडिया, इस टॉपिक को पढ़ाने में मेरे को एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 क्लासेस लानी पड़ेगी अगर मेरे को मेरे स्टूडेंट्स को डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाना है तो। क्यों कि ये टॉपिक है ना पूरा का पूरा आपके पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई बिगिनर हो या नए स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, तो आपने हो सकता है या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या हो सकता है आपने इंडियन हिस्ट्री या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक राजस्थान का या इंडिया का कोई नहीं दिया है, तो आपने शायद पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन अगर आपने पॉलिटी पढ़ी भी है, अगर आपके पॉलिटी पढ़ रखी है, तो मैं इस टॉपिक को पॉलिटी के साथ में कंपेयर करते हुए इतना डिटेल में और इतना डेराइव्ड फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मेरे कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, जिनको राजनीतिक विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, अभी तक वो है ना अपना लाइब्रेरी को ही अपना फर्स्ट एग्जाम मान के और अभी उन्होंने लाइब्रेरी का कोर्स किया, वो काफी बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान जीके पॉलिटी वगैरह अब पढ़ रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक को पूरा का पूरा यहाँ पे पॉलिटी को भी साथ में एक्सप्लेन करते हुए किस प्रकार पॉलिटी के तहत मतलब अधिनियम बनते हैं, कैसे ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट बन के कैसे कोई बिल पास करके और उसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, वो भी सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाते हुए और इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो आप नोट कर लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सेकंड ग्रेड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थर्ड ग्रेड के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ हर एक मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और सेकंड ग्रेड में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना आप सभी, मतलब इस पे विशेष ध्यान देना क्योंकि इसके तहत जो 6 मॉडल एक्ट लाए गए हैं उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय का ही मॉडल एक्ट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को लाइब्रेरी मूवमेंट्स इन इंडिया को अच्छे से देखा होगा तो उस समय जब मैंने आपको बताया था कि जब मैं मॉडर्न पीरियड की बात कर रहा था, आधुनिक काल की बात कर रहा था, उसमें जब मैं इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत लाइब्रेरी मूवमेंट में योगदान की बात कर रहा था, तब मैंने आपको उसी टाइम में कहा था कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय का जो लाइब्रेरी मूवमेंट में योगदान होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इसीलिए उनको क्या मानते अपन, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी मानते अपन डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। और मैंने आपको उसी टाइम भी बोला था कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बनारस में होने वाली ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1930 में जो होती है उसके तहत एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट दिया था। पहले उसका नाम डायरेक्टली मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं था, उसका नाम मॉडल लाइब्रेरी एक्ट ही था। वो कैसे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना, जब मैं इन एक एक मॉडल्स को आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर करके पढ़ाऊंगा तब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी एक्चुअल में हो क्या रहा है। काफी एक स्टूडेंट का ऐसा भी कमेंट आ रखा है, कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई क्लास को बीच में से देख रहा है, प्रॉपर सीक्वेंस में क्लास को नहीं देख रहे हैं, तो कभी कभी मैं मान लो टॉपिक से हटके कोई बात हो जाती है तो स्टूडेंट को लगता है कि सर क्या पढ़ा रहा है, टॉपिक क्या है और पढ़ा क्या रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी क्लास का वीडियो पूरा देखिए तो आपको क्लास समझ में आएगी। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ आप वीडियो मत देखिए, उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। मैं फर्स्ट क्लास से आज आपको पता 30वीं क्लास है ये, हर क्लास में सीक्वेंस से चल रहा हूँ और कंटिन्यू मेरी क्लास आप अगर देखोगे तो टॉपिक से टॉपिक जुड़े हुए हैं। अगर आप 5वीं क्लास नहीं देखिए और आप डायरेक्ट 8वीं क्लास देख रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ मत देखिए।
इससे अच्छा आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से या पेड कोर्स लेके भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लासेस देखनी है और अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं यही कहूँगा, फर्स्ट क्लास से जो मैंने सिलेबस की क्लास बताई थी उस क्लास से लगाकर अभी तक की क्लास तक आप कंटिन्यू आओगे और इस लास्ट क्लास तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो लास्ट क्लास हो रही है उस क्लास तक आओगे, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ जितना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया ना, वो आप कोई भी कोर्स खरीद के पढ़ के देख लीजिए, इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। तो आज अपना टॉपिक है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बिल्स। अब मैं इसी टॉपिक में बात करता हूँ। देखो, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इस टॉपिक में मुझे पता है बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस टॉपिक की जो शब्दावली है ना, इस टॉपिक के जो वर्ड्स है शब्दावली, ये शब्दावली अगर किसी बच्चे के, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ रखी है तो उसको तो दिक्कत नहीं आनी है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी का एग्जाम देने जा रहा है और उसको अभी इतना पॉलिटी का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए ये शब्दावली बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए मैंने क्या कहा, मेरी क्लासेस देखने वाला मैं तो यही बात मानूंगा, मेरा हर बच्चा, हर स्टूडेंट क्या है, न्यू है, बिगनर है। मतलब तो आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, हो सकता है कुछ आपके लिए कुछ नया आपको मिल जाए सीखने के लिए। और बिगनर्स बच्चों को तो मैं पूरा का पूरा डिटेल में इसकी शब्दावली को, सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगा, आपको इसकी शब्दावली समझाऊंगा। जब शब्दावली अच्छे से समझ में आएगी ना तो टॉपिक आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक पूरा का पूरा पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अब अगर अपन पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, संविधान को पढ़ा होगा। तो संविधान के तहत आपको पता है कि अपन पढ़ते हैं, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इतना आप सभी जानते हैं। और अगर अपन राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में एक विधानसभा होती है। उन सदन के द्वारा क्या होता है, कोई भी बिल लाया जाता है, कोई भी ड्राफ्ट तैयार करके, प्रारूप तैयार करके जब उसको सदन में पेश किया जाता है तो सदन के जो भी एमएलएज होते हैं, जो भी मंत्रीगण होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एक बहुमत होता है, 1/6 बहुमत होता है या 1/3 बहुमत होता है। उतने बहुमत से अगर वो बिल पास हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, आगे जाके कानून बनता है और फिर उस कानून को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है और माना जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं और एक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे कौन से, अपन को सारे के सारे कानून नहीं पढ़ने, लाइब्रेरी से संबंधित क्या एक्ट बने हुए उन एक्ट को पढ़ना है, इसलिए ये टॉपिक पॉलिटी से जुड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो आप है ना, अगर मैं शब्दावली की बात करूं, मैं पूरा का पूरा लिखाऊंगा एज ए माई नोट्स, मैं पहले आपको समझाऊंगा फिर मैं आपको पूरे के पूरे मेरे नोट्स जैसे मैं लिखाते हुए आ रहा हूं मैं लिखाऊंगा। सबसे पहले अपन इस टॉपिक की शब्दावली की बात करते हैं। अगर आप शब्दावली नहीं समझोगे तो ये टॉपिक लास्ट तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब मेरे को एक्सपीरियंस होने के बाद में भी अगर इस टॉपिक के मतलब ये शब्दावली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो आपको बिगिनर स्टूडेंट को डेफिनेटली इसकी शब्दावली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैं चाह रहा हूँ आपको मैं शब्दावली पहले से अच्छे से समझाऊं। लाइब्रेरी तो आपको पता है पुस्तकालय होता है। अगर मैं लेजिस्लेशन की बात करूं, लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान, विधान या विधि निर्माण। ये जो लेजिस्लेशन होता है ना, ये होता है लेजिस्लेटिव। ये लेजिस्लेटिव लाइक एज, इसको अपन क्या कह सकते हैं, लाइक एज लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इन तीन चीजों को आपको मेरे को समझाना बहुत जरूरी है। लेजिस्लेशन है, मैं कह रहा हूं ये क्या होता है, लेजिस्लेटिव, और ये लेजिस्लेटिव क्या होती है, जिसे अपन कहते हैं विधानसभा, हिंदी में अपन इसको विधानसभा कहते हैं और इसको कहते हैं लाइक एज लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा। लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, विधानसभा। विधानसभा क्या होते हैं, जहां पे अपने जो भी अपने अपन निर्वाचित करके एमएलए वगैरह चुनते हैं, वो उस सदन में जाके अपना क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और सारे के सारे कानून वगैरह कहां से बनते हैं, सदन के द्वारा ही सारे कानून बनाए जाते हैं। तो कोई भी कानून बनाने के लिए उसका पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और वो ड्राफ्ट क्या किया जाता है, सदन के द्वारा पास किया जाता है। ये वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो सदन ही होती है। तो विधि निर्माण और विधान, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं लेजिस्लेशन को विधान या विधि निर्माण। विधि कहा जाता है कानून को, कि मतलब कानून द्वारा कोई भी चीज निर्मित की जाती है या कानून द्वारा किसी भी चीज का निर्माण किया जाता है, उसे कहा जाता है विधि निर्माण, उसे कहा जाता है लेजिस्लेशन। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इसको इसलिए जोड़ा गया है कि अगर आपका कोई भी पुस्तकालय से संबंधित कोई भी एक्ट बन रहा है
पुस्तकालय से संबंधित कोई भी अधिनियम बन रहा है, कोई भी कानून बन रहा है, उस कानून को कहा जाएगा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, क्योंकि उसका संबंध किससे है? पुस्तकालय से। और अपन का सब्जेक्ट क्या है? पुस्तकालय से संबंधित है। तो इसीलिए अपना टॉपिक है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो आपको लेजिस्लेशन का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा होगा कि क्यों यहाँ पे अपन लेजिस्लेशन को पढ़ रहे हैं और क्यों यहाँ पे इसको लाइब्रेरी के साथ में जोड़ा गया है और क्यों इस पूरे टॉपिक को लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहा गया है। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मतलब लाइब्रेरी से संबंधित अपने सदन के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसे कहा जाता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। और अब अगर मैं इसके आगे की बात करूं मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की, ये तो पूरा का पूरा टॉपिक है और इस टॉपिक को हिंदी में इस नाम से जानते हैं पुस्तकालय विधान एवं आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम या विधेयक। तो इसको ये समझो, मैंने क्या कहा था, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन तो आपका पुस्तकालय विधान हो गया एंड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को क्या कहता है? मॉडल का मतलब होता है आदर्श। अब आदर्श ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आदर्श जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी शब्द की गरिमा को बढ़ाने के लिए उसके आगे जोड़ा गया है। आदर्श का मतलब होता है कोई भी चीज जितनी आइडियल होती है ना, जितनी अच्छी होती है, जितनी स्वच्छ होती है, मतलब उसके आगे उसको क्या कहा जाता है? उसके आगे मॉडल वर्ड लगाया जाता है। आदर्श का मीनिंग यही है कि भाई उसमें प्योरिटी की मात्रा ज्यादा है। कोई भी चीज मान लो 100%, तो कोई भी चीज इस संसार में आइडियल हो ही नहीं सकती है। मतलब अपन कहते हैं कि 99% प्योर है, 1% की कहते हैं भगवान भी गारंटी नहीं लिखता है। इसीलिए उस शब्द की गरिमा को बढ़ाने के लिए इसके आगे मॉडल लगाया गया है जिसे अपन आदर्श के नाम से जानते हैं। और पब्लिक लाइब्रेरी आपको मैं बता चुका हूं, सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो ये जितने भी कानून बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित ही बने हुए हैं। इनका एकेडमिक लाइब्रेरी से और स्पेशल लाइब्रेरी से कोई महत्व नहीं होता है, क्यों भी किसी भी राज्य की सरकार, ये भारत सरकार जो काम करेगी ना, वो पब्लिक के लिए काम करती है। अपन कहते हैं ना लोक अदालत, मतलब क्या, जिसे अपन क्या कहते हैं? जनता की अदालत। मतलब सारे के सारे आप अगर अपना प्रतिनिधित्व चुनते हो, चुनाव करते हो, तो क्या कहते हैं अपन? लोक। लोक मतलब जनता के लिए, पब्लिक के लिए, मतलब। तो यहाँ पे भी अगर कोई भी कानून बना है पुस्तकालय से संबंधित, तो वो सार्वजनिक होना चाहिए, आम जनता के लिए होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक लाइब्रेरी आपको पता चल गया। और एक्ट और बिल, इन दो टर्म्स को भी आपको समझना पड़ेगा। एक्ट कहते हैं अपन किसको कहा जाता है? अधिनियम को। और बिल क्या होता है? कोई भी विधेयक। ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि भाई कोई भी विधेयक अगर सदन में लाने से पहले उस विधेयक को क्या किया जाता है? उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट तैयार करके उस ड्राफ्ट में क्या क्या कंडीशंस होती है वो सारी की सारी चीजें लिखी जाती है, तो उसे अपन हिंदी में कहते हैं विधेयक। एक्चुअल में एक्ट और ये अपन बिल की बात करेंगे ना, इसमें भी आपको दोनों टर्म में से कोई भी टर्म आपको मिल सकती है। ये दोनों टर्म भी एक दूसरे के क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं, प्राइवर्ची होते हैं। इसे आप मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कह दो, चाहे बोली मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। मैं यही चीज समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को आगे पढ़ोगे तो आपको कहीं पे भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं पे तो मॉडल लग रहा है, कहीं पे मतलब एक्ट लग रहा है, कहीं पे बिल लग रहा है, कहीं पे मॉडल का यूज नहीं हो रहा है, कहीं पे पब्लिक लाइब्रेरी का यूज हो रहा है, कहीं पे पब्लिक टर्म नहीं ली जा रही है, केवल लाइब्रेरी टर्म ही ली जा रही है। तो इसलिए ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करें। तो मेरी पहली इसकी इंट्रोडक्शन क्लास इस टॉपिक की, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट और इसको इतने डिटेल में जब तक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो सेकंड ग्रेड लेवल पर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। थर्ड ग्रेड के लिए तो मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को यहाँ से ये मॉडल पढ़ा ही नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ रंगनाथन मॉडल का मॉडल बताया जाता है। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट उन्होंने 1930 में दिया था और कहाँ पे दिया था? बनारस में दिया था, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत दिया था। और फिर सारे के सारे स्टेट्स में कब कब कोई कौन कौन से पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आए हुए डायरेक्ट वहां से स्टार्ट करवाया जाता है। लेकिन मेरा इंटेंसिव है कि इसको सेकंड ग्रेड लेवल पर और अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को आने वाले एग्जाम में आजकल जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं उस क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप टर्मिनोलॉजी को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, आपको लेजिस्लेशन का मीनिंग पता चल गया होगा, आपको मॉडल का पता चल गया होगा और आपको इसके साथ साथ में पब्लिक लाइब्रेरी का पता चल गया होगा और एक्ट और बिल का पता चल गया होगा। एक्ट और बिल आपको मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। क्या होता है? कोई भी बिल लाने से पहले मैंने क्या किया था? उसका मसौदा तैयार किया जाता है, जिसे अपन ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। और जब वो बिल विधानसभा में आ जाता है, सदन में आ जाता है, तो उसके द्वारा सदन के द्वारा जब उस बिल को, जिसे अपन विधेयक के नाम से जानते हैं, वो पारित हो जाता है तो एक कानून बन जाता है, जिसे अपन एक्ट या हिंदी में उसको अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो पहले ही आप ये सारी की सारी शब्दावली जो मैंने आपको नोट समझाई है, मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, ताकि फ्यूचर में भी, आज तो आपको समझ में आ रही है, फ्यूचर में आप जब भी अपने नोट्स पढ़ो तो आपको इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले टॉपिक का आप नाम लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए कि अपना टॉपिक क्या है। पूरा का पूरा टॉपिक है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स एंड बिल। फिर मैं इसकी बताता हूँ आपको शब्दावली, और हिंदी में अपन इसको किस नाम से जानते हैं? पुस्तकालय विधान एवं आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम या विधेयक।
अब टॉपिक थोड़ा टफ लगेगा आपको, मैं बता देता हूँ। इजी, अब ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगेगा, पर मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं इसको पूरा का पूरा इजी करके बना दूं, क्योंकि अगर मैं शब्दावली नहीं बताऊंगा तो आपके लिए टॉपिक थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसके लिए इजी कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक की शब्दावली को लिख लीजिए थोड़ा सा। जब आप शब्दावली लिखेंगे ना इसकी, तब आपको पता चल रहेगा। तो लेजिस्लेशन और अपन क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव। ये जो लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल साइंस का विषय, पॉलिटिकल साइंस का टर्म है, जिसे अपन राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपन जब अपन संविधान को पढ़ते हैं तब अपन लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं पढ़ना, अपन को इसका मीनिंग समझना है कि इसका मीनिंग क्या है और पुस्तकालय के लिए इसका क्यों यूज किया गया है, क्योंकि अपन पुस्तकालय से संबंधित अधिनियम और उनके संबंधित बने हुए एक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटिव दोनों क्या कर दोगे आप, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द है। तो चाहे आपको कहीं पे भी लेजिस्लेशन मिले या कहीं पे भी लेजिस्लेटिव मिले टर्म, तो उस टर्म से घबराना नहीं है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है विधान, या आप इसको क्या कहेंगे, विधि निर्माण। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, विधान कह सकते हो, विधि निर्माण। विधि कहा जाता है कानून के द्वारा निर्मित, इसीलिए इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव। कानून के द्वारा कोई भी चीज बन जाती है तो फिर वो क्या बन जाती है, एक्ट बन जाती है। तो पुस्तकालय से संबंधित कोई भी एक्ट बनाना तो वो कानून के द्वारा बना है, इसलिए इसको अपन कहते हैं लेजिस्लेशन। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि भाई लेजिस्लेशन क्यों टर्म यूज लिया है। फिर अपन ने बात करते हैं मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी, अब जरूरी नहीं है हर जगह पे आपको ये मॉडल टर्म किस हर एक एक्ट के साथ में लगा हुआ मिले। आप जब पढ़ोगे, या फिर मान लो कल को मैं तो कह रहा हूं कि आप मेडिसिन नहीं पढ़ रहे हो, किसी दूसरे एजुकेटर से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता है आप कहीं से भी पढ़ो, मेरा एक ही इंटेंशन रहता है चीजें आपको सारे के सारे समझ में आनी चाहिए। तो हो सकता है कोई आपके नाम के आगे मॉडल लगा ही नहीं, वो सीधा का सीधा कहते पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, या फिर सीधा का सीधा पढ़ा है आपको लाइब्रेरी एक्ट, तो आपको ये नहीं लगे कि वो सर तो मॉडल की बात कर रहे थे, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात कर रहे थे, और कहीं पे भी कहीं कहीं बुक में भी आपको मॉडल लगा हुआ नहीं मिलेगा। इस मॉडल का मीनिंग ये है कि वो क्या करता है, उस शब्द की गरिमा को बढ़ा रहा है। मॉडल का मतलब वो उसकी आइडियलिटी को बता रहा है कि भाई कितना आइडियल है, मतलब मॉडल बता रहा है कि भाई प्योर, मतलब एकदम शुद्ध पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहा है, उसलिए उसके आगे क्या लगाया गया है, मॉडल लगाया जाता है। मॉडल क्या करता है, उसकी आइडियलिटी को बताता है कितना आइडियल है, इसलिए इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, आदर्श। आदर्श का मतलब ही क्या होता है, जब अपन आदर्श मीनिंग को समझते हैं तो आदर्श का मतलब ही होता है एकदम प्योरिटी की बात हो रही है। और एक बात हो रही है पब्लिक लाइब्रेरी, या क्या मिलेगा, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट या बिल। तो कहीं कहीं पे आपको जरूरी नहीं है पूरी की टर्म मिलेगी, आपको टर्म मिल जाएगी मॉडल एक्ट, या फिर कहीं कहीं पे आपको टर्म मिल जाएगी मॉडल बिल। तो आप कंफ्यूज हो गए ना, कहीं कहीं पे मिल जाएगी आपको मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा सीधा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी बिल मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। जब मैंने ही आपके सामने इतने 5 नाम लिख दिए और हर जगह पे मैं अगर अलग अलग चीज लिख रहा हूं, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि चाहे भले किसी भी नाम से बात हो, आपको ध्यान रखना बात हो रही है यहाँ पे एक्ट की। एक्ट मतलब अधिनियम की, और इसको एक ही लाइन में अपन आगे पढ़ेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मतलब जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, उन सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जो अधिनियम, जो कानून बने गए, उसी की बात कर रहे हैं। चाहे भले आगे मॉडल लगे, चाहे भले पीछे एक्ट लगे या बिल लगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बिल और एक्ट में यही होता है, ड्राफ्ट तैयार करके जब उस विधेयक को पेश किया जाता है उसको, तब तक उसको बिल और विधेयक के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही वो कानून बन जाता है तो उसको एक्ट कहा जाता है। तो दैट मीन्स ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कोई भी टर्म यूज हो सकती है, आपको घबराना नहीं है। मॉडल टर्म अगर आगे लगे नहीं लगे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका मेन मोटो यही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बात हो रही है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालयों की बात हो रही है, और सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए जो भी अधिनियम बन रहे हैं, इसको अपन हिंदी में एक ही लाइन में कहेंगे, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। चाहे बोले कैसी भी टर्मिनोलॉजी हो, चाहे बोले कुछ भी हो, इससे आपको घबराना नहीं है। मॉडल पब्लिक एक्ट के बारे में आपको पता चल गया।
तो अपन इसको क्या कह देंगे हिंदी में, आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है ना। फिर एक अपन के डायरेक्ट आप टर्म सीधी लिख लो कि भाई एक टर्म आती है, भाई पब्लिक लाइब्रेरी टर्म दी हुई नहीं हो, सीधा ये दे रखा हो, मॉडल एक्ट या बिल। तो मॉडल एक्ट और बिल को भी क्या हो रहे हैं, मॉडल एक्ट और बिल किसके लिए बना रहे हैं अपन, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए बना रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब यही होता है, आदर्श प्रारूप कह दो, चाहे बोले आदर्श विधेयक कह दो, या चाहे आप हिंदी में इसको आदर्श अधिनियम कह दो, कुछ भी कह दो, तीनों चीज एक है। यहाँ पे मैं आपको तीन चीजें समझाना चाहता हूं, आदर्श प्रारूप, आदर्श विधेयक और आदर्श अधिनियम। आदर्श तो अपन किसके नाम से जान रहे हैं, मॉडल के नाम से जान रहे हैं कि भाई मॉडल का मतलब ही क्या होता है, आदर्श। प्रारूप, विधेयक और अधिनियम, इन तीन टर्म को मैं आपको बता रहता हूं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्ट और बिल। तो सबसे पहले अपन बिल की बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि भाई कोई भी ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, कोई भी मसौदा तैयार किया जाता है, जिसे अपन ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, तो वो जब तक कानून नहीं बनता है तब तक उसको किस नाम से जाना जाता है कि भाई उसको अपन ड्राफ्ट कहते हैं। तो अपन जैसे ही सदन में उस ड्राफ्ट को पेश किया जाता है, तो सदन के जो भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक फिक्स रेशियो होता है कि भाई इतना परसेंट अगर इस बिल को मंजूरी मिलती है, इस बिल को मंजूरी तभी मिलेगी, ये बिल, ये विधेयक तभी बनेगा, ये कानून तभी बनेगा जब इतने परसेंट, मतलब 1/3 हो, 1/6 हो, कि भाई इतने लोगों की इस पर सहमति हो जाती है। और जैसे ही सहमति हो जाती है और वो विधेयक पास हो जाता है, पास मतलब वो पारित हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, विधेयक बन जाता है या अधिनियम बन जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, बिल या एक्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको ये सारी की सारी पॉलिटिकली जितनी भी चीजें थी, मैंने सारी की सारी टर्म्स को कनेक्ट करते हुए और सारी की सारी टर्म्स बता दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक की शुरुआत में अपन सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई स्टेट की क्या पॉलिसी होती है। अगर अपन देखते हैं तो स्टेट पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, टॉपिक एक्चुअल में अपना अब स्टार्ट हो रहा है। इस टॉपिक को अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किया है, इस टॉपिक का विवरण दिया है और इसकी शब्दावली को समझाया है। टॉपिक अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो मतलब लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से संबंधित जो भी सूचनाओं की सर्विसेज एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है, उससे संबंधित एक राज्य की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, एक स्टेट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो इस टॉपिक का मतलब यही है कि भाई अगर अपन लाइब्रेरी से संबंधित देखेंगे ना, तो दो चीज देखते हैं, एक तो होती है लाइब्रेरी सर्विसेज और एक होती है एजुकेशन। अपन दो चीज की बात करेंगे यहाँ पे, एक तो होती है लाइब्रेरी सर्विसेज और एक होती है एजुकेशन। मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं कि अपन का टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, जो टॉपिक जहां से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए, अभी तक जो मैंने बताया वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मैंने टॉपिक का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया और टॉपिक का नाम बताया। अब अपना जो टॉपिक का जो फर्स्ट इसमें से पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे स्टेट पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। स्टेट पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसको अगर अपन हिंदी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, पुस्तकालय एवं सूचना और सेवाएं हेतु राष्ट्र की नीति, राज्य की नीति, सॉरी, पुस्तकालय एवं सूचना, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं। थोड़ा हिंदी में मैं इसीलिए कहता हूँ थोड़ा मुश्किल होता है, आप इंग्लिश में जितना ज्यादा रखोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। पुस्तकालय एवं सूचना
सेवाओं हेतु राज्य की नीति, कि मतलब किसी भी राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित जो जो सर्विसेज या जो जो सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाती है उसके तहत एक राज्य क्या क्या नीति बना सकता है और एक राज्य की क्या नीति होनी चाहिए। तो इसके केस में अपन देखते हैं कि भाई राज्य नीति बना के, पॉलिसी बना के तो कानून बनाएगा। ये कोई भी राज्य अपन क्या करेगा, अपने राज्य से संबंधित एक्ट बनाएगा, उस एक्ट के तहत तो अपन आगे देखेंगे वो लाइब्रेरी सेस लेगा, पुस्तकालय को डेवलपमेंट के लिए कर लेगा, वो क्या करेगा अपने राज्य में एक अथॉरिटी बनाएगा, स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी बनेगा, स्टेट की एक सेंट्रल लाइब्रेरी का प्रावधान करेगा, लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी की बात करेगा जिसे अपन क्या कहते हैं स्थानीय मतलब लाइब्रेरी होगा, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की बात करेगा, अपने राजस्थान में बात करेंगे तो पंचायत लाइब्रेरी, विलेज लाइब्रेरी की बात करेगा। इसके संबंध में इन सबको ऐसा नहीं एक राज्य अपनी मर्जी से कह दिया ये चीज बन गई, उसके तहत इन एक्ट के तहत हर एक राज्य का क्या होगा, एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होगा, उस एक्ट के तहत ये उसके क्या होते हैं फीचर्स होते हैं और उस एक्ट में ये बातें की गई होगी, उसी के तहत राज्य को क्या करनी पड़ती है, एक नीति बनानी पड़ती है और उसी नीति के तहत आगे काम किया जाता है। तो जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं स्टेट पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इसमें मैंने कहा दो चीज होती है, एक तो होती है लाइब्रेरी सर्विसेज और एक होती है एजुकेशन, एक होती है लाइब्रेरी सर्विसेज, अभी नहीं लिखना है, मैं लिखाऊंगा पहले अपन समझेंगे, और एक होती है एजुकेशन। एजुकेशन को अपन क्या कहते हैं, शिक्षा, और लाइब्रेरी सर्विसेज क्या होती है, पुस्तकालय की सेवाएं। पुस्तकालय की सेवाएं अपन स्टार्टिंग से अपन की पहली क्लास से समझते आ रहे हैं कि भाई एक पुस्तकालय के क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसका मतलब पुस्तकालय में कौन कौन सा कंटेंट होता है, पुस्तकालय क्या क्या सर्विसेज दे सकता है, कोई डेटा किस प्रकार से प्रोवाइड करवाया जाता है, एक पुस्तकालय के द्वारा एक यूजर को दी जाने वाली सारी की सारी सेवाओं को क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी सर्विसेज कहते हैं। अगर अपन मैंने कहा ये टॉपिक पॉलिटी से जुड़ा हुआ है तो लाइब्रेरी सर्विसेज है जो किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, और ये जो एजुकेशन है वो क्या होता है, सॉरी समवर्ती सूची का विषय होता है, जिसको अपन समवर्ती सूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्करेंट बोलते हैं। अब समवर्ती सूची और राज्य सूची इन तीनों को चीजों को समझो, देखो तीन सूचियां होती है, एक होती है राज्य सूची और एक होती है संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तीन सूची की बात कर रहा हूं जिसकी अपन के कॉन्स्टिट्यूशन में, अपन के संविधान में बात कर रखी है। जब अपन पॉलिटी पढ़ते हैं तब इनको तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। एक होती है राज्य सूची, जैसे अपन को नाम से पता चल रहा है कि राज्य सूची मतलब उस सूची के अंतर्गत जो जो विषय लिए गए उन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार किसको होता है, राज्यों को होता है। मतलब उससे संबंधित राज्य अपने उन विषयों से संबंधित किन किन विषयों से संबंधित कानून बना सकता है, वो सारे के सारे विषय किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने क्या कहा था, लाइब्रेरी सर्विसेज, तो प्रत्येक राज्य, हर एक राज्य अपने राज्य में लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए क्या क्या प्रावधान कर सकता है, क्या क्या प्रोविजंस ला सकता है, उससे संबंधित जो भी कानून बनाना है वो पूरा का पूरा उसको अधिकार है कि भाई राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकता है और उसके हिसाब से अपने हिसाब से बिल लाकर और उनको पास करवा के और उनका प्रावधान कर सकता है। तो ये जो लाइब्रेरी सर्विसेज है ये जो किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपको पूछा जाएगा। एजुकेशन बात हो जाती है पूरे शिक्षा की, और शिक्षा क्या आ जाती है पूरे के पूरे, अगर अपन भारत की बात करते हैं तो पूरे के पूरे भारत में कंबाइंड रूप से शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा को अपन क्या कहते हैं, एक तरह से अपना मौलिक अधिकार की बात करते हैं कि भाई ये अपना क्या मौलिक अधिकार है। तो ये जो शिक्षा आता है ना, ये किसका विषय आता है, समवर्ती सूची का आता है। संघ सूची होती है, देखो राज्य सूची आपको समझ में आ गया, संघ सूची वो होती है कि भाई संघ सूची के अंतर्गत जिन विषयों को लिया जाता है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। राज्यों से उनको किसी तरह की सहमति लेने की जरूरत नहीं होती है। एक बात आती है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची वो होती है जैसे कि नाम से पता चलता है समवर्ती मतलब सम मतलब मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों की गवर्नमेंट ये मिलकर अपने अपने प्रस्ताव के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य की सरकार का संगठित रूप से योगदान होता है। तो एजुकेशन है ना, वो किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो मतलब शिक्षा पर कानून बनाने का या शिक्षा से संबंधित कोई भी बिल लाकर उसको पास करवाने में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका होती है। जबकि लाइब्रेरी सर्विसेज है ये किसका विषय, राज्य सूची का विषय है।
तो प्रत्येक राज्य अपने अपने हिसाब से इस पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है स्टेट पॉलिसी। इसीलिए इस टॉपिक में नाम क्या लिया गया, स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य अपनी नीति बनाएगा फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। पुस्तकालय और उसकी जो सेवाओं है ना, उनको किस प्रकार से प्रोवाइड करवाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, इससे संबंधित जो भी पॉलिसी बनाएगा वो राज्य बनाएगा। और इसके लिए अगर मैंने आपको पता है तो यूनेस्को का होता है एक पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में। मैंने क्या कहा था, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मैंने इसीलिए कहा था, किसी बच्चे ने बीच में कमेंट किया है कि सब टॉपिक क्या है और आप क्या पढ़ा रहे हो सर। तो मैं पहले ही कहता हूँ, मेरे हर एक टॉपिक, हर एक क्लास एक क्लास से दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है। अगर आप पहले की क्लासेस नहीं देखते हुए आओगे तो आपको बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर जिन बच्चों ने मेरी पहले की क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा मैंने क्या पढ़ाया था। पब्लिक लाइब्रेरी, यूनेस्को का एक क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो होता है। मैंने क्या कहा, यूनेस्को क्या करता है, हर साल मैनिफेस्टो की घोषणा करता है। उसके तहत क्या होता है कि मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, और हर साल इसमें कुछ ना कुछ नया ऐड किया जाता है। तो यूनेस्को का जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 की बात कर रहे हैं, उसमें भी उसके अंतर्गत भी क्या की बात की गई है, इसकी बात की गई है कि भाई राज्य क्या करेंगे, भाई साहब जो पॉलिसी निर्धारित करेंगे कि अपने राज्य से संबंधित सूचना सेवाओं को लिए क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, उनके संबंधित क्या क्या प्रावधान हो सकता है। इसके अंतर्गत जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हर एक राज्य क्या करता है, राज्य कहता है कि भाई हम लाइब्रेरी में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी लाइब्रेरी में होंगी सार्वजनिक पुस्तकालय में वो फ्रीली देंगे। अलग अलग समुदायों के लिए मतलब क्या करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे। जैसे कुछ समुदाय होते हैं इलिटरेट होते हैं, अशिक्षित होते हैं, कुछ सेमी लिटरेट होते हैं, अर्ध शिक्षित होते हैं, कुछ मतलब अलग अलग लोग से शिक्षा से संबंधित लोग होते हैं। तो उनको हम प्राथमिकता देंगे कि भाई पहले प्राथमिकता हम इनको देंगे। हम हमारे राज्यों में क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी का प्रावधान रखेंगे कि भाई हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए। और फिर हम हमारे राज्यों में एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का प्रावधान रखते हैं कि भाई एक सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए, और वो किसके देखरेख में होगी, प्रभारी मंत्री किसका होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, जिसका प्रभारी मंत्रालय होता है उसके पास में, वो उसका चेयरमैन कहलाएगा। और वही क्या करेगा, वो सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड देगा। ये सारी की सारी उनकी विशेषताएं होती है। इसीलिए मैंने कहा था इस टॉपिक को समझ के नहीं पढ़ोगे ना तो रट के तो आप इनको कभी भी याद नहीं कर सकते। और मैं सारी विशेषताओं को ऐसे लिखूंगा और सारी चीज़ों को मैं इसी प्रकार पढ़ाते हुए आपको आगे बढ़ूंगा कि आपको कहीं पे भी कोई चीज़ें दिक्कत नहीं आने लगेगी, एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो स्टेट पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपको समझ में आ गया। अब मैं इससे संबंधित आपको टर्म्स लिखाता हूँ कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन सीधा आया हुआ है, ये लाइब्रेरी सर्विसेज पर कानून बनाने का अधिकार किन का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी टॉपिक में अपने लिखिए, अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे लाइब्रेरी सर्विसेज। तो लाइब्रेरी सर्विसेज में अपन क्या लिखेंगे, राज्य सूची का विषय। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। और कोष्टक में लिख लो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को। कानून बनाने का अधिकार राज्यों को। फिर अपन दूसरा क्या लिखते हैं, एजुकेशन। देखो लाइब्रेरी है जो संबंधित किससे, एजुकेशन से संबंधित है, तो इसमें अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए अपन दोनों चीज पढ़ रहे हैं साथ साथ में। एजुकेशन, एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन अपन किसको कहते हैं, शिक्षा को। और शिक्षा किसका विषय है, ये समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कह देंगे, कॉन्करेंट। क्या कहेंगे, एजुकेशन किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। इसके कोष्टक में क्या लिख देंगे अपन, कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार किसके पास में, राज्य प्लस केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों को कानून बनाने का इस पर अधिकार है। ये चीज लिखिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब अपन आगे लिखेंगे, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज यूनियन टेरिटरी कौन सी होती है? केंद्र शासित प्रदेश। एक तो होती है राज्य सरकारें और एक होती है केंद्र शासित प्रदेश। तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि केंद्र शासित, जैसे पौंडीचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था। दिल्ली हो गया, जहाँ पे क्या होता है, राज्यों का शासन नहीं होता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत उसकी पुलिस वगैरह आती है, और वहां पे कानून बनाने का भी अधिकार किसको होता है? यूनियन टेरिटरी में। वहां पे आपको पता है वो एक नियुक्त किया जाता है, जैसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं ना अपने, ऐसे कैसे मतलब उसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के जैसे ही। वो पॉलिटी में अपन पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी जो होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज को पुस्तकालय से संबंधित कानून बनाने से पहले यूनियन टेरिटरीज को पुस्तकालय से संबंधित कानून बनाने से पहले एक पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। कानून बनाने से पहले एक पॉलिसी, जिसे अपन क्या कहते हैं? नीति का निर्माण करना चाहिए। अब ये जो अपन ने चीज लिखी है ना कि भाई कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, उसको अपने राज्य से संबंधित, पुस्तकालय से संबंधित कोई भी कानून या कोई भी अधिनियम लाने से पहले एक पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। पॉलिसी लाइक कैसे कैसे होती है कि भाई अपन कोई भी पहले काम करते हैं तो उसका पहले के पहले एक क्या करते हैं, एक नोट्स बनाते, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, नहीं बनाते? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो आज टॉपिक पढ़ाना है उसके मैं पहले शॉर्ट नोट्स बना के लेके आता हूँ, नहीं आता हूँ कि भाई मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को मेरे को क्या पढ़ाना है मतलब। तो ठीक उसी प्रकार जिसे अपन कहते हैं एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, एक मसौदा तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कानून बनाने से पहले एक पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। और ये बात जो मैंने लिखी है और ये बात यूनेस्को के जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो होता है ना 1994, उसमें भी कही गई है, ताकि इसी चीज को ध्यान रखें, ताकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। देखो आप अगर सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो तब तो आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ पर अगर आप थर्ड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को पढ़ाई मत, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम का स्तर भी तो देखा जाता है ना कि भाई किस लेवल का एग्जाम हो रहा है, और हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में क्या पता थर्ड ग्रेड में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। इसलिए छोड़ो आप कुछ भी मत, लेकिन सेकंड ग्रेड में एस लेवल के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप अगर सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि उस एग्जाम का स्तर है, तो इसलिए मेरे को डिटेल में तो चीजें पढ़नी पड़ेगी, कहीं पे भी मेरे को सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो एक एक चीज को और एक एक लाइन को अपन को समझना है। तो आगे अपन लिखेंगे जिसके बारे में ये जो बात कही गई है ना, जिसके बारे में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में भी कहा गया है, जिसके बारे में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में भी कहा गया है। इसके ऊपर अंडरलाइन कर लेना, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994। 1994 का जो यूनेस्को का जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो होता है उसमें भी ये बात कही गई है कि भाई किसी भी लाइब्रेरी सर्विसेज से संबंधित कानून बनाने से पहले राज्यों को क्या करना पड़ता है, एक पॉलिसी का निर्धारण करना होता है और एक नीति बनानी होती है। अब अपन लिखेंगे एक नोट डाल के कि इस पॉलिसी के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित प्रावधान होंगे। किससे संबंधित प्रावधान होंगे? अब ये जो राज्य पॉलिसी बनाते हैं उसमें कोई भी मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी या कोई भी स्पेशल लाइब्रेरी की बात नहीं होगी। उस राज्य की जो भी सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे सभी जा सकते हैं, सीनियर सिटीजन, बच्चे, स्टूडेंट, रिसर्चर, स्कॉलर, कोई भी जाकर
उस लाइब्रेरी का यूज कर सकता है और अपने विषय से संबंधित वहां से कंटेंट प्राप्त कर सकता है और अपनी जो भी क्वेरी होती है वहां से सॉल्व आउट कर सकता है। तो राज्य सरकारें क्या करेगी, केवल और केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित प्रावधान करेगी। प्रावधान को अपन इंग्लिश में क्या करेंगे, प्रोविजंस करेंगे। मतलब वो बताएगी ये पॉलिसी रहेगी, इस पॉलिसी के तहत हम इसको अपने अपने राज्यों में इन एक्ट के तहत ऐसे ऐसे, इसके तहत, इस एक्ट के तहत ये हम पॉलिसी देते हैं और ये नीति देते हैं और ये प्रावधान हम देते हैं। अपन को सारे प्रावधान नहीं ध्यान में रखने, लेकिन अपन को टर्म पता और होनी चाहिए कि इस टर्म में क्या बात कही है, ये अपन को समझ में आना चाहिए कि भाई किस प्रकार के मतलब प्रावधान किए जा सकते हैं। अच्छे अच्छे प्रावधान भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, अगर आप नेट का एग्जाम दोगे या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे तो कुछ प्रावधान दिए जाएंगे महत्वपूर्ण अधिनियम से। जैसे राजस्थान का अधिनियम हो गया, मद्रास जो सबसे पहला अधिनियम आता है, एक्ट आता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान इंपॉर्टेंट है। केरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान इंपॉर्टेंट है। ये प्रावधान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो इन राज्यों के जो अधिनियम होता है, इनके इन राज्यों के जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, जो बुक्स ऑफ डिलीवरी एक्ट अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मैं आगे पढ़ाऊंगा बुक्स ऑफ डिलीवरी एक्ट, उसमें क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ संशोधन किया जाता है, उनकी धाराओं में संशोधन किया जाता है और एग्जामिनर डेप्थ में जाकर उन धाराओं में से क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है आज के टाइम में। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस अपन करेंगे, तो इसलिए कह रहा हूं सेकंड ग्रेड के लिए आपको इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और वो तैयारी मैं करवाऊंगा। आपको निश्चिंत रहकर इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके साथ में जुड़कर पढ़ते रहना है। अगर लाइब्रेरी में अपना करियर बनाना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जिसके बारे में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में भी कहा गया है। तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये जो पॉलिसी बनती है ना, इस पॉलिसी के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। किससे प्रावधान किया जाता है, सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कई तरह के प्रावधान रखे जा सकते हैं। तो अब अपन लिखेंगे इस पॉलिसी के अंतर्गत जो राज्य पॉलिसी बनाते हैं, केवल लिखो, केवल मतलब केवल और केवल सार्वजनिक पुस्तकालय की बात होगी, इसमें एकेडमिक लाइब्रेरी से कोई संबंध नहीं होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित कई प्रकार के प्रावधान को अपन इंग्लिश में क्या कह देंगे, प्रोविजंस। कई प्रकार के प्रोविजंस या कई प्रकार के प्रावधान रखे जा सकते हैं। कुछ प्रावधान में आपको 2-3 प्रावधान लिखा देता हूं, आपको इन प्रावधान को ध्यान में नहीं रखना है। जो प्रावधान पूछे जा सकते हैं वो प्रावधान मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए कि ये प्रावधान, ये प्रोविजंस कैसे हो सकते हैं। तो अपन को मैं आपको ये चीज लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ आगे प्रावधान लिखाता हूँ, 3-4 प्रावधान, तो उस टाइप से। ऐसे तो बहुत सारे प्रावधान है, 20-20 किसी हर एक राज्य मतलब 10-10 टाइप के, 15-15 टाइप के प्रावधान दे रहा है। अपन को सारे प्रावधान नहीं रखने हैं, याद रखना है। यही तो होती है स्मार्ट स्टडी। डेप्थ स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना जरूरी होता है और अपन को कौन कौन से प्रावधान ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको लिखाता हूं। जैसे कि अपन ने क्या लिखा था, कई तरह के प्रावधान रखे जा सकते हैं। तो ये प्रावधान कैसे होते हैं, लिखिए, फ्री लाइब्रेरी सर्विसेज टू ऑल मेंबर, फ्री लाइब्रेरी सर्विसेज टू ऑल मेंबर्स, मतलब लाइब्रेरी में आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं, जो भी मेंबर्स लाइब्रेरी में, उन सबके लिए जो भी लाइब्रेरी की सर्विसेज रहेगी वो फ्री रहेगी। इस प्रकार का प्रावधान रख दिया सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए राज्यों ने, और इसके तहत एक एक्ट बना दिया अपना। फिर उन्होंने कह दिया अरेंज फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अरेंज
फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अरेंज फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। आप लाइब्रेरी में आए, आप एक रिसर्चर हो, आपको क्या करना है, अपने किसी ना कोई पुराना आर्टिकल लेके आए कि आप कहते हो मुझे इस आर्टिकल से संबंधित मेरे को कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, ये आर्टिकल किसका है, आपने ऑथर का नाम बता दिया, तो लाइब्रेरी की अथॉरिटी बनती है या कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय होता है तो वो आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट या जो भी है वो अरेंज करवाए। तो अरेंज फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, या जो भी इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो लाइब्रेरी से कि भाई मेरे को ये सूचना चाहिए, तो पुस्तकालय का दायित्व बनेगा कि वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाए। हालांकि ये रिसर्च लाइब्रेरीज में होती हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित भी जाओ, लाइब्रेरी में सेवाएं होगी, या लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी किसी दूसरे लाइब्रेरी से भी आप, अगर अपनी लाइब्रेरी में वो चीज़ नहीं है तो वो दूसरी लाइब्रेरी से भी आपको अरेंज करके वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो दूसरा मान लो उन्होंने रख दिया कि भाई ये प्रावधान होना चाहिए, अरेंज फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फ्री में अरेंज करवाई जानी चाहिए। या फिर वो, तो जैसे अपन ने पढ़ा सेल्फ सर्विसेज, तो यूजर खुद मतलब जो लाइब्रेरी में आ रहा है, सेल्फ मतलब खुद से ही अपनी जो सर्विसेज है उसको सर्च करके ढूंढ करके और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता है। तीसरा मान लो भाई उन्होंने और कोई प्रावधान रख दिया, ऐसे अनेक प्रावधान होते हैं। मैं तो आपको समझाने के लिए कुछ सिलेक्टिव प्रावधान लिखा जा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आए अच्छे से कि अपन कैसे और क्या बात कर रहे हैं। जो याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन नहीं बनना है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पे मैंने बताया यूनेस्को के जो मैनिफेस्टो 94 में क्या बात, उसमें भी बात की गई है राज्य पॉलिसी बनाए, मतलब कोई भी कानून एक्ट लाने से पहले राज्य खुद क्या करे, पॉलिसी बनाए, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके। जैसे एक और मान लो, विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सेवाओं को प्राथमिकता देना, विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सेवाओं को विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सेवाओं को प्राथमिकता देना। अब ये सामुदायिक सर्वोदय कैसे होती है, फिर आगे करके लिखो जैसे जैसे अब अपन जैसे में ये सामुदायिक सेवाएं कैसे हो सकती है। सपोज मान लो भाई कोई इलिटरेट है, कोई इलिटरेट है, कोई क्या है सेमी लिटरेट है, कोई सेमी लिटरेट है, और फिर अपन कहते हैं एंड एक अपन और ले लेते हैं नियो लिटरेट एंड नियो लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षा से, इलिटरेट मतलब कोई अशिक्षित है, कोई सेमी लिटरेट है तो मान लो किसी ने कम पढ़ाई कर रखी हो, कोई 8वीं 10वीं तक पढ़ के अपनी किसी कारणवश से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, कोई नियो लिटरेट है मतलब कोई नया लिटरेट है, कोई नया शिक्षित है मतलब कोई हाल ही में उसकी प्रॉपर एजुकेशन या ग्रेजुएशन चल रही है। तो इस प्रकार से कोई भी, मैंने क्या कहा था, लाइब्रेरी के लिए तो सारे यूजर एक समान होते हैं। जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ मेरे लिए अब आप सब स्टूडेंट एक समान हो, इसमें से कोई मतलब बिगनर हो सकता है, किसी को एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी ने पहले पढ़ा हो सकता है, तो मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट एक समान है। तो मेरे को थोड़ी ना पता है कौन क्या है, मेरे लिए सारे स्टूडेंट एक समान है, तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि मुझे तो पूरा जीरो से पढ़ाना है। इसी प्रकार लाइब्रेरी में आने वाला हर एक यूजर जो होता है वो लाइब्रेरी के लिए चाहे बोले इलिटरेट हो या फिर सेमी लिटरेट हो या लिटरेट हो, उसके लिए तो एक समान है। तो लाइब्रेरी क्या कर देता है, कुछ प्रावधान कर देता है। ऐसे जो सामुदायिक लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके लिए कुछ प्राथमिकता रखता है, मतलब कि भाई इलिटरेट है तो उनको किस प्रकार की अपन प्राथमिकता दे सकते हैं, कोई सेमी लिटरेट है तो उनको किस प्रकार की प्राथमिकता दे सकता है, कोई नियो लिटरेट है तो उसको अपन किस प्रकार की प्राथमिकता दे सकता है। इस प्रकार के प्रावधान वो अपने एक्ट के अंतर्गत रख सकता है। तो इस प्रकार क्या की जाती है, राज्यों के द्वारा पहले पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी को क्या किया जाता है, फिर आगे अधिनियम बनाए जाएंगे। अब अपन इनके पहले कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को बनाने से संबंधित। फिर अपन इनके हर एक राज्यों के क्या करेंगे, एक एक के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 6 मॉडल एक्ट आते हैं, उन मॉडल एक्ट को भी पढ़ेंगे और इस प्रकार से इस टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े हुए रहिए इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के साथ।